गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आरोह भाग 2 के गद्य खंड से जाति प्रथा और श्रम विभाजन को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह लेख है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसका दूसरा पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम जाति प्रथा और श्रम विभाजन से संबंधित विषय वस्तु एवं अभ्यास से संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं या अन्य प्रश्न हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत ही विडंबना से हुई थी। विडंबना यह दिखाई गई थी कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। जाति प्रथा का समर्थन करना मतलब जातिगत भेदभाव का समर्थन करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि समाज में समानता हो, वे चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव की भावना बनी रहे, समाज में ऊंच नीच की भावना बरकरार रहे। तो ये आज भी जातिगत भेदभाव का समर्थन करते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि आज समय बदल गया है, जातिगत व्यवस्थाएं टूट रही हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जातिगत भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक या समर्थक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं? किस आधार पर, क्या तर्क है उनका? तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण मानता है। आधुनिक सभ्य समाज में भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन किया गया है, किसी को कोई दायित्व, किसी को कोई दायित्व, किसी को कोई दायित्व दिया गया है। तो उनका तर्क यही है कि आज का आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है। उसमें भी श्रम विभाजन है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरह के कार्य निर्धारित किए गए हैं। यानी जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा तर्क है उनका। तो यह है कि आज का आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनके इस तर्क में आपत्ति है। आपत्ति क्या हो सकती है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन तो है, लेकिन यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह व्यक्ति की इच्छा, योग्यता और क्षमता पर आधारित नहीं है, जबकि सभ्य समाज श्रम का विभाजन व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर करता है। बात समझ में आई? कि आपत्ति क्या है उनके तर्क में? वे मानते हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन है। आज का आधुनिक सभ्य समाज भी श्रम विभाजन को महत्व देता है, लेकिन वो यह नहीं समझते कि उनकी जाति प्रथा में जो विभाजन है वह स्वाभाविक नहीं है, वह व्यक्ति की इच्छा, योग्यता और क्षमता पर आधारित नहीं है, जबकि सभ्य समाज श्रम का विभाजन रुचि, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर करता है। नेक्स्ट, जाति प्रथा में श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। कैसे? हम बार बार कह रहे हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। क्या मतलब है अस्वाभाविक का? तो आप कहेंगे जाति प्रथा में श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है या अस्वाभाविक है, क्योंकि वह व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता पर आधारित नहीं है। स्वभाव क्या होता है? व्यक्ति की रुचि होती है, उसकी योग्यता होती है, उसकी क्षमता होती है। तो स्वभाव मतलब रुचि, योग्यता और क्षमता पर आधारित नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से अपने पेशे अथवा कार्य का चुनाव नहीं कर सकता है। पैतृक पेशा चुनना ही उसकी विवशता है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक होता तो व्यक्ति रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर अपने पेशे का चुनाव करता है, लेकिन यहाँ तो पैतृक पेशा चुनना ही उसकी विवशता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल एवं सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कुशल एवं सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो कुशल एवं सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों की योग्यता और क्षमता का ऐसा विकास करना आवश्यक है जिससे वे स्वेच्छा से अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सकें।
उन्हें इसके लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े। सबसे जरूरी है कि स्वेच्छा से अपनी योग्यता और क्षमता और रुचि के अनुसार पेशे के चुनाव करने की स्वतंत्रता हो, तभी व्यक्ति रुचि के साथ काम करके कुशल और सक्षम बन सकता है। तो कुशल एवं सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों की योग्यता और क्षमता का ऐसा विकास करना आवश्यक है जिससे वे स्वेच्छा से अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सकें, उन्हें इसके लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत पूरे पाठ में ही जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों पर ही चर्चा की गई है। तो 3-4 दूषित सिद्धांत आप लिख लेंगे। जाति प्रथा में श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। पहले आपने देखा जाति प्रथा में श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह व्यक्ति की रुचि योग्यता अथवा क्षमता पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक मतलब रुचि योग्यता एवं क्षमता पर आधारित नहीं है। दूसरी बात क्या है, यह व्यक्ति के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से पहले उसका पेशा निर्धारित कर देती है। आजकल क्या श्रम विभाजन प्रशिक्षण के आधार पर होता है। जैसे हम लोगों ने, हम अध्यापकों ने बीएड किया है, देन ओनली वी आर एलिजिबल टू टीच, तभी हम पढ़ाने के अधिकारी हैं। तो उसी तरह से आज के श्रम विभाजन में प्रशिक्षण का ध्यान रखा जाता है, क्षमता का ध्यान रखा जाता है, योग्यता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यह जाति प्रथा प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता का सामाजिक स्तर अगर ब्राह्मण कुल वाले हैं तो ब्राह्मण जैसा काम, क्षत्रियों वाला क्षत्रिय वाला काम, वैश्य वैश्य वाला काम, तो माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। और तीसरा बताया गया था, यह बेकारी और भूखमरी का भी प्रत्यक्ष कारण है, इसको इलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह हानिकारक है। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं कि आधुनिक युग में व्यवसाय क्यों बदलना पड़ता है। अब इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं कि आधुनिक युग में पैराग्राफ दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा। तो हमने गद्यांश न दे करके जहाँ तहाँ से प्रश्नों को ले लिया है। तो आधुनिक युग में व्यवसाय क्यों बदलना पड़ता है, 3-4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें देखा है आपने कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया चलती रहती है और तकनीकों में निरंतर विकास होता रहता है। तो इस स्थिति में व्यवसाय का स्वरूप भी क्या होता है, बदल जाता है कि नहीं। तो उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक के विकास के कारण व्यवसाय का स्वरूप बदल जाता है। ओके, आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन के विषय में लेखक क्या कहता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन वह जाति प्रथा की तरह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अब अस्वाभाविक, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नीचे स्पष्ट हो जाएगा कि श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर है। तो श्रम विभाजन का अर्थ है अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण, अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण, वर्ग बना दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरह के व्यवसायों का वर्गीकरण था। ब्राह्मणों का व्यवसाय, क्षत्रियों का व्यवसाय और वैश्यों का और शूद्रों का। तो श्रम विभाजन का अर्थ है कि अलग अलग व्यवसाय, श्रम मतलब व्यवसाय का वर्गीकरण कर दिया गया। एक वर्ग बना दिया गया ब्राह्मण वर्ग का व्यवसाय, दूसरा क्षत्रिय वर्ग का, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र वर्ग का। तो श्रम विभाजन का अर्थ है अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण। और श्रमिक विभाजन का अर्थ क्या है, जन्म के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय और स्तर निश्चित कर देना। श्रमिक विभाजन जन्म के आधार पर, उसमें मान लीजिए आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया तो आपका व्यवसाय वह हो गया, क्षत्रिय कुल में हो गया तो जन्म के आधार पर आपका व्यवसाय क्षत्रियों का हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो उस आधार पर आपका व्यवसाय और स्तर निश्चित कर देना। तो श्रमिकों का विभाजन हो गया। तो श्रम विभाजन एक अमूर्त रूप है, उसका कोई रूप नहीं है। और श्रमिक मतलब लोगों का, श्रमिक एक मूर्त रूप हो गया। तो श्रम विभाजन का अर्थ है अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण। और श्रमिक विभाजन क्या है कि जन्म के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय और
स्तर निश्चित कर देना। विश्व के अन्य समाज में क्या नहीं होता, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से या एक दूसरे की तुलना में नीचा नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तो अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया तो आपका सम्मान अलग है, वैश्य हो गए तो अलग है, क्षत्रिय हो गए तो अलग है, शूद्र हो गए तो अलग है। तो आज जो श्रम विभाजन है तो श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की तुलना में नीचा नहीं दिखाता है वो, ठीक, क्योंकि वह जाति के आधार पर नहीं है, वह कर्म के आधार पर है। पूर्व लेख क्या है? पूर्व लेख यानी जन्म से पहले भाग्य में लिखा हुआ, जन्म से पहले भाग्य में लिखा हुआ कि अगर जन्म से पहले आपके भाग्य में लिखा है कि आप ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण का व्यवसाय करेंगे, शूद्र हो गए तो शूद्र का व्यवसाय करेंगे, तो यह पूर्व लेख ही उसका आधार है। क्या? पेशे का आधार है। कहाँ? जाति प्रथा में। वहाँ रुचि और योग्यता का ध्यान नहीं है, पूर्व लेख ही उसका आधार है। यानी जन्म से पहले भाग्य में जो लिखा हुआ है वैसा ही आपको करना है। अगर जन्म आपका भाग्य से ब्राह्मण कुल में हो गया तो ब्राह्मण का काम करना, क्षत्रिय कुल में हो गया तो क्षत्रिय का काम करना है। तो जाति प्रथा का आधार क्या था? पूर्व लेख था, यानी जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण कर दिया जाता है। यानी जन्म से पहले भाग्य में जो लिखा है वही होना है, कर्म को महत्ता यहाँ नहीं देनी है। आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या क्या बताया गया था कि आज के उद्योगों की समस्या गरीबी अथवा उत्पीड़न नहीं है, बल्कि किसी काम को अरुचि के साथ विवशतावश करना है, कि हम काम को अरुचि के साथ और विवशतावश करते हैं। आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है, कार्यकुशलता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। अरुचि के साथ काम करने का परिणाम क्या होता है? काम टालू हो जाता है, कम होता है, कार्यकुशलता नष्ट हो जाती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा की बुराई क्या थी? पैतृक पेशा चुनने की बाध्यता थी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है उसमें पैतृक पेशा चुनने की बाध्यता ही उसकी सबसे बड़ी बुराई है। ओके, आगे। हाँ, यह प्रश्न देखिए, ये प्रश्न के रूप में दिया है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है? क्या यह स्थिति आज भी है? इस पर डिस्कस हो गया था कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक प्रत्यक्ष कारण है। क्यों बेरोजगारी और भूखमरी का कारण है? क्योंकि यह जन्म से पहले ही व्यक्ति के पेशे का निर्धारण कर देती है। वह जीवन भर एक ही पेशे से बंधा रहता है। उद्योगों की प्रक्रिया और तकनीकों में विकास के बावजूद भी वह अपना पेशा नहीं बदल पाता, जबकि ऐसी स्थिति में पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए उद्योगों की प्रक्रिया में बदलाव होता रहता है, तकनीकों का विकास निरंतर होता रहता है, तो ऐसे में पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जाति प्रथा में तो व्यक्ति जन्म से पहले उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और जीवन भर एक ही पेशे से बंधा रहता है। उद्योगों की प्रक्रिया एवं तकनीकी विकास के कारण भी वो अपना पेशा नहीं बदल पाता है, जबकि ऐसी स्थिति में पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यही कारण है कि उसे बेकारी और भूखमरी का सामना करना पड़ता है। आज की स्थिति क्या है? खैर, वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है, या सौभाग्य की बात है कि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आज व्यक्ति को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक कैसे है? आर्थिक दृष्टि से हानिकारक कैसे है? आपको बताया गया कि जाति प्रथा में रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं है, और जब रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं होगी तो आप किसी काम को अरुचि एवं विवशतावश करेंगे, और अरुचि के साथ काम करेंगे तो काम टालू और कम होगा, उत्पादन कम होगा, कार्यकुशलता और गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, क्वालिटी भी प्रभावित होगी। इस तरह से जब उत्पादन ही नहीं होगा तो आय कम हो जाएगी, और आय कम होगी तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह हानि होगी। तो जाति प्रथा रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अरुचि एवं विवशतावश काम करता है, जिससे काम टालू एवं कम होता है और उत्पादन भी प्रभावित होता है, कार्यकुशलता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इससे सिद्ध होता है कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है?
जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे, यानी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं मानते हैं। इसके पीछे उनके निम्नलिखित तर्क हैं। पहला तर्क आप दिखाइए कि श्रम विभाजन स्वाभाविक होता है, लेकिन जाति प्रथा में श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर किया जाता है, जबकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार पैतृक व्यवसाय है। जाति प्रथा श्रमिक वर्ग में या सभ्य समाज श्रमिक वर्ग में ऊंच नीच की भावना नहीं पैदा करता है, जबकि जाति प्रथा एक ही श्रमिक वर्ग में ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर देती है। तो इस तरह से दो भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जाति प्रथा, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं मानते हैं। इसके पीछे उनके निम्नलिखित तर्क है। पहला दिखा दीजिए कि श्रम विभाजन स्वाभाविक होता है, जबकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। दूसरा दिखाइए कि श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होता है, जबकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार पैतृक आधार है या माता पिता का सामाजिक